नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय प्रभु गिरफ्तार हुए। हिंदुओं को एकजुट कर अत्याचार के खिलाफ उठा रहे थे आवाज। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार की खबरों के बीच चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णानंद दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्कॉन मंदिर की तरफ से बताया गया है कि चिन्मय प्रभु को कथित तौर पर ढाका पुलिस की जासूसी शाखा के अधिकारियों ने ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। चिन्मय प्रभु शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। शुक्रवार को ही उन्होंने रंगपुर में एक विशाल विरोध रैली को भी संबोधित किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ और खड़गे के बीच हो गई जमकर बहस। सभापति ने कहा, आप अनुभवी हैं, सदन की मर्यादा रखिए। खड़गे बोले, मुझे मत सिखाइए। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहला दिन था। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस देखने को मिली। दरअसल दोस्तों, धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 सालों का रहा है, तो आप मुझे कृपया करके मत सिखाइए। इस पर धनखड़ ने कहा कि मैं आपको इतना सम्मान देता हूं और आप ऐसा बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। माता वैष्णो देवी रोप वे प्रोजेक्ट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए। पत्थरबाजी हुई। दुकानदार और पालकी वाले बोले, प्रोजेक्ट से हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी रोप वे प्रोजेक्ट के खिलाफ खच्चर और पालकी वालों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हिंसक प्रदर्शन में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं दोस्तों, वैष्णो देवी साइन बोर्ड कटरा में ताराकोट मार्ग और सांझी छत के बीच 12 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 250 करोड़ रुपए की लागत से रोप वे प्रोजेक्ट का निर्माण करवा रहा है। वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को खच्चर और पालकी वाले मंदिर दर्शन कराने लेकर जाते हैं। ये उनकी कमाई का जरिया है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, इस तरह के विरोध जायज हैं या फिर नाजायज हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान न्यूज। बुशरा बीवी की अपील के बाद इस्लामाबाद में पीटीआई की बड़ी रैली। इमरान की रिहाई की गई मांग। जी हां दोस्तों, बुशरा बीवी ने वीडियो संदेश के जरिए पीटीआई समर्थकों से राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की थी। बुशरा बीवी ने कहा कि यह आप लोगों के देश के भविष्य का सवाल है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस्लामाबाद पहुंचे। दोस्तों, आपको बता दें, इमरान खान ने 13 नवंबर को अपने समर्थकों को 24 नवंबर को इस्लामाबाद कूच करने का आह्वान किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र इलेक्शन 2024। देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल के लिए बनेंगे सीएम, फिर बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे। महाराष्ट्र में सरकार का फार्मूला लगभग हो गया है तय। अगले 2.5 साल शिंदे होंगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सोर्स ने दैनिक भास्कर को बताया कि आरएसएस और बीजेपी ने राज्य में सरकार चलाने का फार्मूला तय कर लिया है। पहले 2.5 साल फडणवीस और अगले 2.5 साल शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे। सीएम पद छोड़ने के बाद फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, सोर्स के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर फडणवीस की भूमिका तय की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 80,000 और बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। 5 लाख लोगों को हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। इस स्कीम में 80,000 नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है। पहले 4.5 लाख लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था, अब 5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस स्कीम के दायरे में आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, 60 साल से लेकर 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पर्थ टेस्ट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। दूसरी पारी में 238 रन पर सिमटी कंगारू की टीम। बुमराह 8 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मुकाबले में 295 रन से हरा दिया। टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल भी कर ली है। वहीं दोस्तों, दूसरा मुकाबला अब 6 सितंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में सोमवार को मैच के चौथे दिन 534 रन चेज कर रही कंगारू टीम को दूसरी पारी में 238 रन पर ऑल आउट कर दिया गया। इससे पहले भारत ने 6 विकेट पर 487 रन पर अपनी दूसरी पारी घोषित की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण कम होने तक ग्रेप 4 लागू रहेगा। एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा, 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खोले जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रेप 4 लागू रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा कि 2 दिन में बताएं दिल्ली
दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। वहीं दोस्तों जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने से न्याय की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं प्रदूषण का ग्रेड 4 नियम क्या होता है? हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों इसके अंतर्गत ट्रकों की एंट्री बैन रहती है, लेकिन जरूरी चीजें और सेवाएं देने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं रहता है। सभी सीएनजी इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों की एंट्री हो सकेगी। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। जरूरी चीजों और सेवाओं देने वाली गाड़ियों पर नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक रहेगी। इनमें राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली, पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे प्रोडक्ट पर बैन भी शामिल है। यानी कि दोस्तों वह सारी चीजें बैन रहेगी जिनसे कि प्रदूषण फैलता है। हालांकि उन चीजों में छूट रहेगी जो कि जरूरी होती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पहले टेस्ट मुकाबले में जीत के बाद बुमराह बोले, मेरी नजर में यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच है। विराट कोहली की भी की तारीफ। दोनों ने पर्थ टेस्ट में सेंचुरी लगाई थी। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पर्थ में यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी को उनकी बेस्ट टेस्ट पारी बताया। कप्तान ने कहा कि उनकी नजर में यशस्वी प्लेयर ऑफ द मैच है। उन्होंने विराट कोहली की भी तारीफ की। भारत की दूसरी पारी में दोस्तों यशस्वी ने 161 और विराट कोहली ने नाबाद 100 रनों की पारी खेली थी। वहीं दोस्तों भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में 295 रनों से हरा दिया। टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपकी नजर में इस मुकाबले में मैन ऑफ द प्लेयर कौन होना चाहिए था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संबल हिंसा की होगी मजिस्ट्रियल जांच। सपा सांसद विधायक समेत 2700 पर FIR, 25 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने सोमवार को कहा कि संबल हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मुरादाबाद कमिश्नर ने कहा कि संबल में हालात कंट्रोल में है। उस इलाके को छोड़कर जहां हिंसा हुई थी अन्य इलाकों में दुकानें खुली है और स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और NSA लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में इमरान खान समर्थक हजारों प्रोटेस्टर हुए गिरफ्तार। इस्लामाबाद में रैली के लिए जा रहे थे। 60 फॉरेन लोकेशन से मिल रहा समर्थन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारियों का काफिला राजधानी इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है। रविवार 24 नवंबर को इमरान खान की अपील पर प्रदर्शन शुरू हुआ था। इमरान ने इस प्रोटेस्ट को फाइनल कॉल नाम दिया है। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने 4000 से ज्यादा इमरान खान समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 5 सांसद भी शामिल है। इसी बीच पाकिस्तान में चल रहे प्रोटेस्ट को दुनिया भर से भी समर्थन मिल रहा है। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में PTI समर्थक इमरान खान की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संजय रावत ने महाराष्ट्र चुनाव में हार के लिए पूर्व CGI DY चंचूड़ को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की करारी हार के बाद शिवसेना नेता संजय रावत ने पूर्व CGI DY चंचूड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्य में MVA की हार के लिए पूर्व CGI को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए संजय रावत ने चुनाव प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन का आह्वान करते हुए महाराष्ट्र में फिर से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में EVM बड़ा मुद्दा रहा है। इस नतीजे को रहने दीजिए, लेकिन फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं और फिर हमें ऐसा नतीजा लाकर दिखाइए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हटाने की मांग हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। 22 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था। CGI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि इन शब्दों को संविधान में 42वें संशोधन 1976 के जरिए शामिल किया गया था और यह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तेलंगाना सरकार ने अडानी से डोनेशन लेने से कर दिया मना। CM रेड्डी बोले, मेरी छवि को नुकसान हो सकता है। ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप से डोनेशन स्वीकार नहीं करेगी। ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को रेड्डी ने कहा कि मौजूदा विवाद की वजह से फैसला लिया गया है कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप से डोनेशन नहीं लेगी। इससे राज्य सरकार और मेरी खुद की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
पाकिस्तान में शिया सुन्नी समुदाय सीज फायर पर सहमत, 7 दिन तक रहेगा संघर्ष विराम। हिंसा में अब तक 64 लोगों की जा चुकी है जान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जारी संघर्ष के बीच 7 दिन के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। सरकार की कोशिशों के बाद आपस में लड़ रही दोनों जनजातियां इसके लिए तैयार हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने दोनों समुदायों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय आयोग बनाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अली सैफ ने बताया कि सरकार ने दोनों समुदायों के नेताओं से बात की, जिसके बाद 7 दिन के संघर्ष विराम और एक दूसरे को शव और बंदी लौटाने पर सहमति बनी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आदित्य ठाकरे को शिवसेना यूबीटी ने चुना विधायक दल का नेता, सुनील प्रभु बने चीफ व्हिप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की बैठक हुई। मीटिंग के लिए पार्टी के सभी चुने गए विधायक उद्धव के निवास मातोश्री पहुंचे। इस दौरान सर्वसम्मति से आदित्य ठाकरे को दोनों सदनों का नेता चुन लिया गया। इस दौरान भास्कर जाधव को समूह का नेता चुना गया, साथ ही सुनील को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस चुनाव में आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट 8000 वोटों से जीत ली है। आदित्य को 60,606 वोट मिले, जबकि उनके सामने खड़े हुए प्रत्याशी शिवसेना सिंधेगुट के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को 52,198 वोट ही मिल सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 992 अंक की तेजी के साथ 80,109 पर हुआ बंद। अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश नहीं करेगी फ्रांस की टोटल एनर्जीज, शेयर 9% जा फिसला। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 992 अंक की तेजी के साथ 80,109 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 314 अंकों की तेजी रही और ये 24,224 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बीएसई स्मॉल कैप 976 अंक चढ़कर 53,579 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 24 में तेजी और 6 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी 50 के शेयरों में से 43 में तेजी और 7 में गिरावट रही। एनएसई के सभी सेक्टरल इंडेक्स तेजी के साथ आज बंद हुए। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ओएनजीसी, बीईएल, लार्सन एंड टर्बो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना 1,089 रुपए हो गया सस्ता, 76,698 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी की कीमत 1,762 रुपए की गिरावट के बाद 89,088 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शादियों के सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार 2 से 3 दिन की बढ़ोतरी के बाद आज गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,089 रुपए कम हो गया और अब इसके ताजा दाम 76,998 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचे हैं। 1 किलो चांदी की कीमत की बात करें तो दोस्तों इस पर भी 1762 रुपए की कमी दर्ज की गई है और अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 89,088 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के पहले दिन कप्तानों की सबसे ज्यादा डिमांड। 4 कप्तानों पर 83.5 करोड़ रुपए खर्च, 44% राशि गेंदबाज ले गए। चहल सबसे महंगे स्पिनर। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के जेदा में जारी आईपीएल मेगा ऑक्शन के पहले दिन कप्तानों का बोलबाला रहा। 4 कप्तान खरीदने के लिए टीमों ने 83.50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने 72 खिलाड़ियों पर 467.95 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों टीमों को अब 173.55 करोड़ में 132 प्लेयर्स खरीदने हैं। ऑक्शन की 44% राशि गेंदबाज ले गए हैं। स्पिनर्स में यजुवेंद्र चहल का नाम टॉप पर रहा, लेकिन 11 में से 7 फिरकी गेंदबाज करोड़पति बने। दूसरी ओर तेज गेंदबाजों के लिए टीम ने खूब पैसे लुटाए। सभी 20 पेसर्स करोड़पति बन गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी राजस्थान में तापमान 7 डिग्री से नीचे आया। 8 राज्यों में घना कोहरा। बिहार के पूर्णिया में विजिबिलिटी 100 मीटर। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बर्फबारी के कारण पहले उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ी थी। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट आना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, नर्मदापुरम और राजस्थान के माउंट आबू में तापमान 7 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। तीनों राज्यों के कई शहरों में पिछले 3 दिन से तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि सोमवार सुबह इन 3 राज्यों के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण बिहार के पूर्णिया में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर रह गई है।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली की हवा लगातार दूसरे दिन बेहद खराब, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर एक्शन, 53 दिन में 164 करोड़ के चालान कटे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिली है। प्राइवेट वेदर एजेंसी AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे AQI 346 दर्ज किया गया। रविवार को भी औसत AQI 304 दर्ज किया गया था। दरअसल दोस्तों, 400 से कम AQI बेहद खराब कैटेगरी में माना जाता है। 2 दिन पहले तक दिल्ली में हवा गंभीर श्रेणी में यानी कि 400 के पार रिकॉर्ड की गई थी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार काम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC के बिना चल रही गाड़ियों पर सख्ती बढ़ा दी है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच यानी कि 53 दिन में 1.64 लाख गाड़ियों पर 164 करोड़ रुपए के चालान काटे गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अंडमान के पास समुद्र से 5 टन ड्रग्स जब्त, मछली पकड़ने वाली नाव में मिली। यह अब तक की सबसे बड़ी खेप जो कोस्ट गार्ड ने पकड़ी है। जी हां दोस्तों, भारतीय कोस्ट गार्ड ने अंडमान के पास समुद्र से 5 टन ड्रग्स जब्त की है। डिफेंस के अधिकारियों ने सोमवार सुबह बताया कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इससे पहले कभी इतनी बड़ी खेप नहीं पकड़ी थी। यह ड्रग मछली पकड़ने वाली एक नाव से मिली है। दरअसल दोस्तों, ड्रग की किस्म और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। मामले की पूछताछ और गिरफ्तारी को लेकर भी कोई जानकारी नहीं मिली है। डिफेंस के अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच के बाद ही जानकारी दी जा सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में लेक्चरर पद की वैकेंसी को लेकर विवाद हुआ। 575 पदों में हिंदी संस्कृत भाषा शामिल नहीं। बीजेपी PDP ने उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने हाल ही में विभिन्न विषयों के लिए लेक्चरर के 575 पद निकाले हैं, लेकिन इस बार हिंदी और संस्कृत को शामिल नहीं किया गया, जबकि राज्य में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हिंदी में पढ़ाई होती है, फिर भी लेक्चरर्स के लिए हिंदी और संस्कृत में एक भी पद नहीं निकाले जाने से राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा विधायक विक्रांत रंधावा के नेतृत्व में भाजपा उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर हिंदी और संस्कृत को अहमियत नहीं दी गई तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाले जरूरी सामान के सभी ट्रक रोक दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई टली। लखनऊ हाईकोर्ट में अब 19 दिसंबर को होगी हियरिंग, केंद्र ने जवाब दाखिल किया। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, 19 दिसंबर को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले 24 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG सूर्यभान पांडे को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। दरअसल दोस्तों, कोर्ट में याचिकाकर्ता कर्नाटक के S विघ्नेश ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि उन्होंने ही PIL दायर की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजोआना की दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। कोर्ट ने कहा मामला संवेदनशील, केंद्र सरकार ने फैसला लेने के लिए समय मांगा। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन की पीठ के सामने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर निर्णय लेने से पहले कई एजेंसियों से परामर्श की आवश्यकता है। इसके बाद CBI के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KS नटराजन ने भी कोर्ट से कहा कि अभी कोई भी निर्णय लेने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमृतसर बम के पीछे खालिस्तानी आतंकी एंगल आया सामने। बब्बर खालसा के हैप्पी और गोपी नवान सहरिया की साजिश, थाने में दरवाजे पर लगाया था डेटोनेटर। जी हां दोस्तों, अमृतसर के अजनाला थाने में रविवार मिले बम के पीछे बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी हैप्पी पंसारिया और गोपी नवान शहरिया का हाथ होने की बात सामने आई है। पुलिस इस मामले में कुछ भी ऑफिशियल बयान नहीं दे रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस बम में RDX का प्रयोग किया गया था। बम का वजन करीब 800 ग्राम था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रशांत किशोर बोले बिहार एक फेल स्टेट है, गृह युद्ध झेल रहे सूडान से की तुलना। JDU ने बताया उपचुनाव में हार की बौखलाहट। जी हां दोस्तों, जनसुराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताया है। प्रशांत किशोर रविवार को अमेरिका में प्रवासी बिहारी मंच को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार विकास के हर मापदंड पर फेल रहा, इसलिए यह एक फेल स्टेट है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार की तुलना गृह युद्ध से जूझ रहे सूडान से भी कर डाली। PK ने कहा कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि सूडान में 20 साल से गृह युद्ध क्यों छिड़ा है, क्योंकि वहां लोग लड़ रहे हैं। जब आप असफल राज्य में होते हैं तो लोगों को इस बात की चिंता नहीं होती है कि हमारे बच्चे सूडान में कैसे पढ़ेंगे। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि किसे गोली मारनी है और किसे कहां पकड़ना है। बिहार में भी सूडान जैसी ही स्थिति है।
वहीं दोस्तों पीके के इस बयान पर जेडीयू ने उपचुनाव में हार मिलने के बाद प्रशांत किशोर की बौखलाहट बताया है। जेडीयू ने कहा कि उपचुनाव में बिहार की जनता ने उन्हें फेल कर दिया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिटलर कौन से देश का शासक था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि हिटलर कौन से देश का शासक था तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब तो एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी वीजा के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।